रीडिस्कवरी होने वाली है। आप लोग खुद डिस्कवर करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को। सन है वो लाइट को एमिट करता है और वो भी हमें ग्लो करता हुआ नज़र आता है। सो हम क्यों नहीं ग्लो? कि हम सभी लाइट एमिट करते हैं, यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो असल में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही हैं, ठीक है? एप्पल भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सिर्फ स्टार्स या सन या बल्ब ये सब ल्यूमिनस नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स ने जो प्रिडिक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा कर दी है क्लासिकल फिजिक्स, यही पर वो मेन पॉइंट है जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अगर हम क्वांटा के साइज़ को बढ़ाएं, यानी कि स्लैब के लेवल को बढ़ाएँ तो एनर्जी को कम किया जा सकता है। यहाँ पर असल आंसर आता है, ठीक है? और वो ये है कि क्वांटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। क्वांटानेक्स गिल्ड सिस्टम जो है ना वो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट ट्राई बेस्ड गेमिफाइड लर्निंग एनवायरनमेंट है क्वांटम फिजिक्स को सीखने के लिए। प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा ना तो मुझे कुछ करेंसी मिलेगी। सबसे पहले इस सेशन के अंदर आपको बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की रीडिस्कवरी करवाई जाएगी। यानी कि आप लोग खुद डिस्कवर करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड देन सेकंड चीज़ ये होगी कि आपको एक सीक्रेट सोसाइटी का बताया जाएगा। और बेसिकली वो ना एक ऐसी गेमिफाइड और ट्राई बेस्ड सोसाइटी है जिसके थ्रू आप क्वांटम फिजिक्स को लर्न कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी आगे बताई जाएंगी और ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस सेशन के। सो कमिंग टू द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, आप लोगों के पास एक चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों के पास कॉपी और एक नोटबुक और एक पेंसिल या पेन होना चाहिए। सो आप लोग एंश्योर करें कि आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जो कुछ भी पता है ना, वो सब कुछ आप एक वक़्त के लिए भुला दें। सपोज़ करें कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स इस दुनिया में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। आप लोग 1830s में हैं, ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स को कोई भी नहीं जानता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स वैसे भी 90s में हुई थी। तो आप 80s में और आप नहीं जानते क्वांटम मैकेनिक्स को। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जो ग्रेविटी है उसके बारे में फ़ेमस जो उसकी एग्ज़ाम्पल है कि न्यूटन ने कैसे डिस्कवर की थी ग्रेविटी। जो उसके लिए एक मिसाल दी जाती है, एक स्टोरी बनाई जाती है कि न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की थी। उसने कैसे की थी? उसमें ये बताया जाता है कि न्यूटन के जो हेड है, उसके ऊपर एक एप्पल फॉल किया था और न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया था कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ अट्रैक्टिंग द एप्पल। जो एप्पल है वो नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। सो फिर उसने उससे ये कंक्लूड किया था कि देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट इज़ अट्रैक्टिंग द एप्पल। सो एप्पल बिकेम द रीज़न फॉर द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। अब जिस तरह एप्पल जो है वो ग्रेविटी की डिस्कवरी का रीज़न था, इसी तरह एप्पल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी डिस्कवरी का रीज़न बना और उसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वही जो एप्पल है जिसने न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया दिया था, उसी एप्पल ने क्रिशॉफ को एक और आइडिया दिया था। क्रिशॉफ एक साइंटिस्ट था। उसने ये क्वेश्चन किया कि अगर आप एप्पल को सनलाइट के अंदर रखें तो क्या होगा? अब इस सेशन के लिए एक जो प्रीरेक्विज़िट है ना, उसके अंदर से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग एक्टिवली एंगेज करें, क्योंकि ये रीडिस्कवरी होने वाली है। आप लोग खुद डिस्कवर करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस का आंसर दें और एक्टिवली एंगेज करें थ्रू माइक्रोफ़ोन और थ्रू चैट एंड थ्रू रिएक्शंस। सो क्रिशॉफ ने एप्पल को रखा था सनलाइट के अंदर और फिर उसने पूछा कि क्या होगा? तो अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि अगर आप लोग एप्पल को सनलाइट में रखें, तो क्या होगा? अ, एक तो एप्पल का टेम्परेचर राइज़ होगा, दूसरा एप्पल की शैडो भी कास्ट होगी। हाँ, मैं भी यही कह रहा कि इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा वो इसके पीछे हीट ऑफ पास होगी। वो ये लाइट जो ओके, वैसे तो उसको ऑब्ज़र्व करेगी। आप मुझे ये बता सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों होगा? अच्छा वो इसलिए कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट जो अपने साथ फोटॉन्स है, फोटॉन्स एक एनर्जी है ना, फोटॉन्स के पास पास जो होता है एनर्जी होता है वो जब यहाँ स्ट्राइक कर तो वो जो फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होता है। हाँ, आप ये सही कह रहे हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा पार्टिकल्स का जिससे ये एप्पल बना हुआ यस, इस वजह से या आप सही कह रहे हैं। लेकिन अली मुर्तज़ा, मैंने एक चीज़ कही थी कि अभी हम 1830s में हैं, ठीक है? अब हमें सपोज़ करना है। सो हमें क्वांटम फिज़िक्स का नहीं पता, तो हमें क्वांटम फिज़िक्स की ये बात नहीं पता कि फोटॉन्स होते हैं, बल्कि हमने ये सपोज़ किया हुआ है कि जो भी लाइट है वो कंटीन्यूअस एक वेव है। सो अभी हमने क्वांटम फिज़िक्स के अंदर कोई बात नहीं करनी है। हाँ, सो आप लोगों ने सही रीज़न दिया है कि यही जब रिसर्च लाइट मैंने अभी जॉइन किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जब लाइट शाइन करेगी उसके ऊपर, तो बेसिकली होगा ये कि जो एप्पल है वो लाइट को एब्ज़ॉर्ब करेगा, जिसकी वज़ह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और वो उसके साथ एक और चीज़ करेगा, जो कि चैट में भी किसी ने बताई थी कि उसका कलर हमें नज़र आएगा, यानी कि वो हमें नज़र आएगा। वो हमें नज़र क्यों आएगा? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, एब्ज़ॉर्ब करने के साथ-साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो उसकी वज़ह से हमें वो नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपके साथ 2 काम हो रहे हैं। एक तो वो अब्ज़ॉर्ब कर रहा है,
और एक वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर एप्पल जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सो उसे सनलाइट एब्जॉर्ब करते करते अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाना चाहिए। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए कि वो मेल्ट ही हो जाए, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो। बट द सनलाइट इज़ कंटिन्यूअसली कमिंग, सनलाइट ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए है, सनलाइट हमेशा के लिए आती जा रही है। सो बेसिकली एप्पल का जो टेम्परेचर है ना वो एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है कि जो एप्पल है वो लाइट एब्जॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन वो साथ-साथ लाइट एमिट भी करता जा रहा है। सो बेसिकली हमने पहले डिस्कस किया था कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगा, एप्पल एप्पल लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन एक तीसरा फिनोमेनन भी होगा जिसका हमारे पास ये प्रूफ है कि वो लाइट को एमिट भी करेगा। अब वो एमिट क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिगल करेंगे। अब वो सारी डिटेल की बातें हैं, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिगल करेंगे, जिस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो लाइट को एमिट करेगा। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि जो एप्पल है वो लाइट को एमिट भी कर रहा है। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है, इसी तरह जो डोंकी है और जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, हर एक के साथ ये काम हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट के साथ ये काम हो रहा है। तो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, एमिट भी कर रहा है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम देखते हैं अपने घरों में लाइट बल्ब जो है, लाइट बल्ब भी लाइट को एमिट करता है। क्योंकि वो लाइट को एमिट करता है, इस वजह से वो हमें कैसा नज़र आता है? वो हमें ग्लो करता हुआ नज़र आता है, ठीक है? इसी तरह जो सन है वो लाइट को एमिट करता है और वो भी हमें ग्लो करता हुआ नज़र आता है। सो हम क्यों नहीं ग्लो? क्या किसी के पास इसका आंसर है? मुझे लगता है कि ना ये जो इमिट करते हैं ना हर चीज़ अपने हिसाब से अलग इमिट करता है। जो ह्यूमन के बदन से जो इमिशन होता है ना वो मेरे ख़्याल में वो विज़िबल रेंज में नहीं आते। वो फार इंफ्रारेड रेंज में आते हैं। उनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है। जहाँ तक सन की बात है वहाँ तो न्यूक्लियर फिज़न होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो वो डिफरेंट रेडिएशंस इमिट करते हैं। सम ऑफ दैट रेडिएशंस फॉल इन द विज़िबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम आई थिंक इसीलिए। और बल्ब जो है इसके भी रेडिएशंस जो है वो विजिबल रेंज में आते हैं, इसीलिए वो ग्लो करते हैं। और जो एप्पल वगैरह है ये बहुत कम एमिट करते हैं। उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी मतलब वेवलेंथ बहुत लंबा होता है, फ्रिक्वेंसी कम होता है और वो विजिबल रेंज में फॉल नहीं करते। मेरे ख्याल में इसीलिए ये ग्लो नहीं करते हैं। या आपने जो रीज़न बताया वो बिल्कुल सही है। जो एप्पल है वो लाइट एमिट तो करता है, लेकिन वो जो लाइट एमिट करता है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में करता है। वो विज़िबल लाइट एमिट नहीं करता, ठीक है? सो जब वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में करता है, सो इस बात का मतलब क्या है कि क्या वो इंफ्रारेड कैमरा से अगर हम उसे देखें तो वो ग्लो करेगा? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि वो विज़िबल लाइट एमिट नहीं करता, बल्कि इंफ्रारेड एमिट करता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस कर लेता है अपना टेम्परेचर और इस वजह से वो हमें ग्लो करता हुआ नज़र भी नहीं आता, क्योंकि वो विज़िबल में नहीं कर रहा, वो इंफ्रारेड में कर रहा है। इसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इस एप्पल को रखें ना, सो ये जो लाइट एमिट करेगा वो कुछ उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें वेवलेंथ जो है, जो इंफ्रारेड की वेवलेंथ है ना, उसके ऊपर इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जबकि अगर हम विजिबल लाइट की तरफ जाएँ तो वहाँ पर इसकी इंटेंसिटी बहुत बहुत कम है, जिसकी वजह से ये ग्लो करता हुआ हमें वैसे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसे इंफ्रारेड कैमरा से देखें ना, सो हमें नज़र आएगा कि ये ग्लो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ह्यूमन बॉडी है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्लो कर रही है, जब हम इसे इंफ्रारेड कैमरा से देखते हैं। और इस तरह ये जो घर है ये भी ग्लो कर रहा है। तो बेसिकली ये ग्लो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट को एमिट करते जा रहे हैं। और देन हम आगे जाते हैं। हाँ, अब आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं, और नॉन लुमिनस वो होते हैं जो कि लाइट एमिट नहीं करते। लेकिन अभी हमने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि हम सभी लाइट एमिट करते हैं, यानी कि जो ह्यूमन्स हैं वो असल में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही हैं, ठीक है? एप्पल भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सिर्फ स्टार्स या सन या बल्ब ये सब ल्यूमिनस नहीं है, बल्कि हम भी ल्यूमिनस हैं। तो ये इसका बड़ा एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस था। यहाँ पर लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हम आयरन को रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो ग्लो नहीं करता। लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर हाई कर दें, तो वो रेड कलर में शाइन करने लग जाता है, और अगर और ज़्यादा हाई कर दें, तो वो ब्लू लाइट से शाइन करने लग जाता है, ठीक है? यानी कि जब एप्पल का केस था, तो एप्पल रूम टेम्परेचर के ऊपर शाइन तो करता था, लेकिन कौन से स्पेक्ट्रम में शाइन करता था? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। लेकिन जो आयरन है, अगर हम उसका टेम्परेचर हाई कर दें ना, तो वो विज़िबल लाइट के स्पेक्ट्रम में लाइट को एमिट करने लग जाता है। जैसे कि बल्ब के केस में होता है कि टंगस्टन ऐसा करता है। तो हमने ये चीज़ देखी यहाँ पर कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, सो लाइट जो है उसका स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है। कम टेम्परेचर के ऊपर वो आईआर में कर रहा था एमिट, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा किया हमने, तो वो किस चीज़ में एमिट करने लग गया? विज़िबल स्पेक्ट्रम के अंदर एमिट करने लग गया। तो हमने यहाँ पर जानना है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी क्यों इंक्रीज़ होती है? और ये फिज़िक्स के अंदर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुकी थी 18th सेंचुरी के अंदर और 19th सेंचुरी के अंदर, कि वो ये जानना चाहते थे कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से ऐसा क्या होता है
कि जो आयरन है वो ग्लो करने लग जाता है रेड, और जो स्पेक्ट्रम है वही बेसिकली बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसा कि आप इधर देख भी सकते हैं इस स्लाइड के अंदर। सो इसके लिए हमने स्टडी कर लिया। अब स्टडी करेंगे, आपको पता है मेरे तो हमें कोई ऐसी डिवाइस बना देखी, हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना था जिसके ऊपर जब लाइट डाली जाए तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करे और एमिट करे रेडिएशन। लेकिन ये सब सिर्फ ये चीज़ पे डिपेंड करे, टेम्परेचर पे। क्योंकि जब वो हम रिलेशन किसका स्टडी कर रहे हैं, ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो ज़रूरी है कि अगर हमें टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करना है तो जो सोलो फैक्टर हो वहाँ पर वो भी टेम्परेचर ही हो। क्योंकि अगर दूसरे फैक्टर जैसे वेट वगैरह या और कई ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट वैसे नहीं आए आएंगे जैसा हम चाहते हैं। अगर मैंने किसी इंसान के ऊपर स्टडी करनी हो कि जब मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो वो किस साइड की रेडिएशंस को एमिट करेगा, तो मैं क्या तो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। पहली बात, वो जो बंदा है उसने क्लोथ्स वियर किए होंगे, तो जो क्लोथ्स हैं ना उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेवलेंथ को रोक लेते हैं, खास तौर पे इंफ्रारेड को वो रोकते हैं। तो जैसे आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि ये एक बंदा है और ये जो इसके इर्द-गिर्द एक शेल बना है ना, इसे आप इसके क्लोथ इमेजिन करें। अब जब इसके अंदर लाइट की एब्ज़ॉर्ब करेगा ना, उसके बाद जब ये एमिट करने लगेगा, तो ये जो इसके क्लोथ्स हैं ना, ये इसकी लाइट को रोक लेंगे और इसे बाहर नहीं जाने देंगे। जिसकी वजह से जब मैं रिज़ल्ट को मेज़र करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे सामने इंफ्रारेड लाइट बहुत कम आएगी, जबकि असल में वो इंफ्रारेड बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट सारा ख़राब हो जाएगा। सो क्रिशॉफ ने यही चीज़ सोची और क्रिशॉफ ने इसका एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाला। लेकिन उसके सॉल्यूशन से पहले मैं आपसे पूछूँगा कि आपका कोई सॉल्यूशन है? द राइट आंसर इज़ ब्लैक बॉडी। बट ब्लैक बॉडी क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ना, एक ब्लैक बॉडी जो है वो लाइट को एब्ज़ॉर्ब करती है, लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब हमें ये स्टडी करना है कि कोई जो बॉडी है वो लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर रही है, उसके बाद वो किस कलर की रेडिएशन को एमिट कर रही है। सो ज़रूरी है कि वो रिफ्लेक्शन ना करे, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्शन करेगी तो डाटा के अंदर वो भी आना शुरू हो जाएगा, वो कि एज़ ए इस जैसे इसने एमिट की हो, क्योंकि डिवाइस को तो नहीं ना पता कि ये इसने एमिट किया या ये इसने रिफ्लेक्ट किया है। तो ज़रूरी है कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो प्योरली उसको एमिट करे और रिफ्लेक्ट कोई लाइट ना करे, ताकि हम डायरेक्टली देख सकें कि टेम्परेचर की वजह से ये कौन-कौन सी लाइट्स एमिट कर रहा है। हाँ, सो बेसिकली सॉल्यूशन है ब्लैक बॉडी। एंड किसी ने पूछा है कि वो एक आइडियलाइज़्ड बॉडी नहीं है। हाँ, वो एक आइडियलाइज़्ड बॉडी है। यानी कि वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करती है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो अभी बेसिकली आप लोग ना रीडिस्कवर कर रहे हैं। आप लोगों ने शुरू कहाँ से किया था? आप लोगों ने एक एप्पल को देखा था, ठीक है? और आपने ये जानने की कोशिश की थी कि जब मैं इसे सनलाइट में रखता हूँ तो क्या होता है? और अब आप इस पॉइंट तक आ गए हैं कि आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लो क्यों करता है, ठीक है? और यहाँ से ही हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएँगे। सो अब आप लोगों ने कोई ऐसी ब्लैक बॉडी सजेस्ट करनी है, अपने मर्ज़ी की कोई ब्लैक बॉडी बनाएँ, जो कि बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो या नियर टू परफेक्ट हो, ठीक है? सो आप लोगों को बस 2 से 3 मिनट्स हैं, आप लोग उसे सोचें। और आप लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने नोटबुक्स रखनी है। सो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग उसके ऊपर ड्रा कर लें, लेकिन अगर आपके पास नोटबुक्स नहीं है तो आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका क्वेश्चन मुझे 1 मिनट समझ नहीं आया, आप कहीं रिपीट कर देंगे? आप लोगों ने ब्लैक बॉडी डिज़ाइन करनी है, यानी कि एक ऐसी बॉडी डिज़ाइन करनी है जो कि सारी लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और रिफ्लेक्ट कोई भी लाइट ना करे। इसके अंदर रोटियाँ नहीं पकाते, तंदूर होता है वो बहुत लंबा होता है, अगर उसको या नोटेड, मैंने कर लिया, मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्स देता हूँ। एनीवन एल्स? A hollow sphere with a very small opening, I think. ओके, राइट, आई एम नोटेड इट। एंड देयर इज़ या गो ऑन। I was going to ask, will a vacuum work here? Because it does absorb but does not emit. नो, द क्वेश्चन इज़ नॉट कि वो एमिट नहीं करता, वो एमिट करता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है? और जो वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर भी अगर कोई चीज़ होगी तो वही एब्ज़ॉर्ब करेगी ना, यानी वैक्यूम के अंदर अगर कुछ है ही नहीं तो वो एब्ज़ॉर्ब कैसे करेगी? यस, रूमर। Our shadow can be an example, or it does not emit any light. शैडो, ब्लैक मैटर बॉक्स हो सकता है। यानी कि बॉक्स हो जो कि ब्लैक कलर का हो। जी, मेटल का हो। ओके, इसे मैंने नोट कर लिया। A tube with rough black walls. योर वॉइस वाज इंटरप्टेड इन बिटवीन। A can which is, like painted black. A metal can. ओके, नोटेड। अच्छा, अब मैं इन सबका रिस्पॉन्स दे देता हूँ कि जो पहली बात ये थी कि वो सबको उसमें कवर कर लेगा। एक या तो किसी बॉक्स को ले लें आप, उसे ब्लैक पेंट कर लें, या कोई मेटल ले लें ब्लैक कलर का, या कोई पेज ले लें जिसे आप ब्लैक पेंट कर दें। सो जिस चीज़ को हम ब्लैक पेंट करेंगे ना, चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोटिंग्स कर लें, स्टिल वो टाइनी अमाउंट ऑफ लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता ही रहेगा, ठीक है? बिकॉज़ अभी तक हमने कोई परफेक्टली ब्लैक कलर अचीव नहीं किया।
ठीक है, आज तक नहीं अचीव किया, वो तो 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है। सो इसका जो एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है ना, जो आप लोगों में से भी उसने दिया है, और एक फिजिसिस्ट थे 30 ईयर्स तक, फिजिसिस्ट ने इसके ऊपर मेहनत की थी, और एक फिजिसिस्ट थे इनका ऑटो लेमर। सो ऑटो लेमर ने बेसिकली ये आइडिया दिया था कि एक ऐसा बॉक्स लिया जाए, एक नॉर्मल बॉक्स लिया जाए, ठीक है, एक नॉर्मल बॉक्स लिया जाए और उसके अंदर एक छोटा सा होल किया जाए, तो ये एक ब्लैक बॉडी बना देगा। वो जो छोटा सा होल होगा वो ब्लैक बॉडी होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वो छोटा सा होल है ना, अगर हम उसे देखें तो वो सारी लाइट को अपने अंदर तो लेके जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी लाइट आएगी वो उसके अंदर चली जाएगी, और उसके बाद वो उसके अंदर पूरे बॉक्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाके रिफ्लेक्ट होती रहेगी। और बहुत 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 ज़्यादा कम चांसेस हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको होल बड़ा दिखाया है, लेकिन असल में ये होल बहुत छोटा होगा। तो बहुत थोड़े से चांसेस हैं कि वो लाइट जो है अंदर से बाहर आए, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन जाएगी। ये जो होल है ना, बेसिकली ये होगा ब्लैक बॉडी, क्योंकि ये सारी लाइट पर एब्जॉर्ब तो करेगा, रिफ्लेक्ट किसी लाइट को नहीं करेगा। लेकिन जब अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती रहेगी ना बार बार, तो वो स्टेशनरी वेव्स बनाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद वो एमिट भी होगी बाहर को, रिफ्लेक्ट नहीं होगी लेकिन एमिट होगी। सो दिस वाज अ नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब जब ये हमारे पास बन गई ना, तो इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स हैं जो आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब मैं इस ग्राफ को आपको बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर है वेवलेंथ और वाई एक्सिस के ऊपर है इंटेंसिटी। इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। ये जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ बेसिकली कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो लाइट निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, उसके कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। और इंटेंसिटी ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वेवलेंथ है, यानी कि जो कलर है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। अब 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम देखें ना, तो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये जो IR है ना, यानी इंफ्रारेड वेवलेंथ है, ये सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और अगर हम 2500 डिग्री सेल्सियस पर देखें, तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो पीक है ना, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दी है, ठीक है। अब जो वेवलेंथ है ना, IR के ऊपर इंटेंसिटी कम है, थोड़ी सी IR के ऊपर इंटेंसिटी है, लेकिन जो विजिबल लाइट है उसके अंदर आकर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, खासतौर पे रेड लाइट के ऊपर। यही वजह है कि जो आयरन है वो ग्लो करने लग जाता है रेड लाइट के साथ। उसके बाद अगर हम 5500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर देखें, तो ये और ज़्यादा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। 8000 डिग्री सेल्सियस पर जाकर देखें तो और और भी ज़्यादा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी अल्ट्रा वायलेट में ही चली गई है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। सो हमने यहाँ पर क्लियरली देख लिया ब्लैक बॉडी की मदद से कि जैसे-जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ये जो ग्राफ है इसकी पीक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देती है। यानी कि जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होती है, बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। उसके अलावा हमने और भी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की। जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, जो वेवलेंथ है वो हर टाइप की एमिट होंगी उसके अंदर। अगर आपने 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया है, तो उसके ऊपर ना सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होंगी, बल्कि विजिबल लाइट की रेडिएशंस भी एमिट होंगी और अल्ट्रावायलेट भी एमिट होंगी। हर टाइप की रेडिएशंस एमिट होंगी। लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं होगी, इस वजह से हमें IR नज़र आएगा या विजिबल्स आएगा। वैसे IR नहीं आता, इस वजह से नज़र आने में हमें डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं है। लेकिन हर टाइप की लाइट एमिट हो रही है। अब यहाँ पर ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम सन को देखकर, आपने सुना होगा कि सन की सरफेस का टेम्परेचर इतना है, पोर का टेम्परेचर इतना है। ये सब कुछ हम कैसे फाइंड करते हैं? ये असल में ना इसी चीज़ से रिलेटेड, इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करके एक साइंटिस्ट थे विलियम वीन्स, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो यहाँ पर पीक आपको नज़र आ रही है ना, इस पीक की जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है? यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जो पीक है ये कम होती जाएगी, यानी कि ये पीक की पोजीशन कम होती है, ये लेफ्ट की तरफ। सो इसकी मदद से हम टेम्परेचर का सन मेजर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो सन है वो किस तरह की लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर से उसकी पीक तलाश करते हैं, यानी कि हम ये फाइंड करते हैं कि वो किस टाइप की लाइट को सबसे ज़्यादा एमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो सन है, वो ये रेड रेड और येलो इसके पास वाली लाइट को ना सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी से एमिट करता है, ठीक है। सो हम वहाँ से ये देख सकते हैं कि सन का टेम्परेचर कितना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये सुना होगा कि अर्ली यूनिवर्स का इतना टेम्परेचर था, 0 माइनस ये कितना डिग्री सेल्सियस, वो भी हम इसी तरह मेजर करते हैं कि हम उधर से जो वेवलेंथ आ रही होती है उसको देखते हैं और उसके मुताबिक मेजर कर लेते हैं। ओके, आप लोगों ने एक गिटार देखा होगा। जब एक गिटार को आप लोग प्लग करते हैं ना उसके स्ट्रिंग को, तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि जो उसका, वो आप कह सकते हैं एक स्ट्रिंग है, वो प्लग हुआ है और वो वाइब्रेट कर रहा है। सो वो जो स्ट्रिंग है ना बेसिकली, वो आ जाएगा, वो बनाएगा एक स्टेशनरी वेव,
आप सबको स्टेशनरी वेव का पता होगा मोस्टली को, कि स्टेशनरी वेव एक ऐसी वेव होती है जो कि ट्रैवल नहीं करती, ठीक है? वो एक ही पॉइंट पर रहकर टू एंड फ्रो मोशन करती है या अप एंड डाउन मोशन करती है, वो ट्रैवल नहीं करती, ठीक है? सो बेसिकली वो होती है स्टेशनरी वेव। इसी तरह जब इस बॉक्स के अंदर ये वाला जो मैंने आपको पहले बॉक्स सिखाया था, के अंदर जब लाइट आती है ना, तो वो बेसिकली उस ब्लैक बॉक्स के वॉल्स के साथ टकराती है। और जब वो उसकी वॉल्स के साथ टकराती है, तो वो आपस में इंटरफेरेंस करती है। और जब वो इंटरफेरेंस करती है, तो वो एक स्टेशनरी वेव बना लेती है, ठीक है? और इस तरह बहुत सारी स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। हर वेवलेंथ के लिए स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। इंफ्रारेड के लिए बनेंगी, अल्ट्रावायलेट के लिए बनेंगी, और हर टाइप ऑफ वेवलेंथ के लिए रेडिएशंस बनती हैं। लाइक यू कैन सी लाइक दिस। इस तरह ना हर एक के लिए वो वेवलेंथ के लिए उधर स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो क्लासिकल फिजिक्स ने प्रिडिक्ट की। आप लोगों को इक्विपार्टीशन थ्योरम का पता है? यस। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। इक्विपार्टीशन थ्योरम बेसिकली ये कहता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप टेस्ट ट्यूब्स ले लें, बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स ले लें, ठीक है? अब सपोज कर लें कि आपके पास ना 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब आप लोग इन टेस्ट ट्यूब्स के ना बिलियंस ऑफ सेट्स ले लें, बहुत सारे सेट्स ले लें, और हर एक सेट के अंदर रैंडम पानी डाल दें। इसमें कम डल गया, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डल गया। द बिलियंस के अंदर ना रैंडमली बांटे डालेंगे। तो जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे ना, तो टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 और टेस्ट ट्यूब 3, हर टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3 के अंदर एक एवरेज पानी आएगा। यानी कि जब आप उसकी एवरेज सेट रखेंगे तो वो इक्वल आएगी। ये आती है जैसे आपके पास पॉइंट हो सकती है। वो एक बार हेड आएगा, इस तरह से 500 बिलियन टाइम, यानी 50% हेड आएगा और 50% टेल आएगा। इसी तरह इस केस के अंदर भी जब आपने रैंडमली पानी डाला है ना, सो जब आप इसे बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर देखेंगे, बिलियंस ऑफ टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि एवरेज बन गई है। यानी कि हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर आया है। ऐसा नहीं है कि वो जो एवरेज है वो अटेन नहीं हुई, हमेशा एवरेज अटेन होगी, क्योंकि आपने रैंडमली डाला है, आपने किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं दी। और इसी थ्योरम को हम कहते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। अब अगर आप एक मॉलिक्यूल इमेजिन करें ना, कि जो एयर मॉलिक्यूल है ना, उसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मुराद ये है कि वो किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो वाई डायरेक्शन में मूव करता है, वो कर सकता है, वो जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक जो एयर मॉलिक्यूल है वो इन 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हुए? 3, ठीक है? अब अगर हम एक कंटेनर लें और उसके अंदर बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स डाल दें, या सर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, ऐसा ही है कि या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ क्या हो सकते हैं, जैसे डायटोमिक के साथ होती है 5। तो अभी यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ एक ही एटम है, यानी जैसे कि हीलियम का हो गया, राइट? सो अब अगर हम एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल दें और हम उनका मोशन ऑब्जर्व करें, तो हम ये चीज़ उसके अंदर देखेंगे कि हर डायरेक्शन के अंदर जो है एनर्जी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी कि जो मॉलिक्यूल है ना, वो एक्स डायरेक्शन के अंदर जितना मूव कर रहा है, वो वाई डायरेक्शन के अंदर भी उतना ही मूव कर रहा है, और वो जेड डायरेक्शन के अंदर भी उतना ही मूव कर रहा है। वो हर तीनों डायरेक्शन के अंदर इक्वली मूव कर रहा है, ठीक है? ऑन एवरेज। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मॉलिक्यूल ए जो है वो एक्स के अंदर ज़्यादा मूव कर गया, मॉलिक्यूल बी वाई के अंदर ज़्यादा मूव कर गया, लेकिन ऑन एवरेज जो है उनकी एनर्जी वो इक्वली डिवाइडेड रहेगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब बेसिकली यही होता है कि एनर्जी आप किस तरह स्टोर कर रहे हो, एनर्जी स्टोर करने का तरीका। तो जो एक्स वाई और जेड के अंदर तीनों के अंदर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इक्वली होगी। इसकी इक्विपार्टीशन थ्योरम को जब हमने अप्लाई किया उसके ऊपर ब्लैक बॉडी के ऊपर, तो हमने ये चीज़ देखी कि जो हर टाइप की वेव है ना, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट वेव है, जो इंफ्रारेड वेव है, और जो विजिबल लाइट की वेव है, हर तरीके की वेव के अंदर इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है? इसी इक्विपार्टीशन थ्योरम के मुताबिक। यानी कि जो इसके अंदर रेड लाइट है उसको भी ई नोड एनर्जी मिलेगी। ई नोड का मतलब है एवरेज एनर्जी, ठीक है? इसी तरह जो ये जो येलो लाइट है इसको भी ई नोड मिलेगी। अल्ट्रावायलेट लाइट है या वोयलेट लाइट है उसको भी ई नोड मिलेगी। अब इस तरह इसके अंदर इन्फिनिट टाइप की लाइट्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इन्फिनाइट हो सकती हैं। 1 नैनोमीटर हो सकती है, 1.1 नैनोमीटर हो सकती है, 1.2 नैनोमीटर हो सकती है। इस तरह 1000, 10,000 जहाँ तक मर्ज़ी आप जा सकते हैं। सो क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स इन्फिनाइट हैं, इस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो भी इन्फिनाइट होंगे। यानी कि हो सकता है कि एनर्जी जो है वो खुद को अल्ट्रावायलेट वेव में एसोसिएट कर ले, या फिर खुद को रेड वेव के अंदर ढाल दे, कि किसी भी फॉर्म में वो जा सकती है। तो जिसकी वजह से इन्फिनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो जाएंगे, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक एनर्जी मिलेगी, स्पेसिफिक एनर्जी उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। इसकी वजह से होगा ये कि टोटल एनर्जी इन्फिनिट हो सकती है। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ आई क्लासिकल फिजिक्स के साथ, कि अगर हम इक्विपार्टीशन थ्योरम की माने तो टोटल एनर्जी ही इन्फिनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और इसी वजह से हमारे पास अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी आती है। मैं उसकी आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ। ये ग्राफ है,
यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लासिकल फिजिक्स ने जो प्रिडिक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा कर दिया क्लासिकल फिजिक्स ने। क्यों? क्योंकि जैसे भी मैंने आपको बताया इक्विपार्टीशन थ्योरम के मुताबिक एनर्जी इनफिनाइट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जो इंटेंसिटी है वो इनफिनाइट हो गई है, जबकि रियलिटी के अंदर कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कि वो एक पीक अचीव करता है, उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। पीक से मुराद ये है या तो यहाँ पे विजिबल लाइट होगी, विजिबल लाइट के ऊपर जाकर वो मैक्सिमम हो गया, फिर वापस नीचे आने लग गया। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उसकी 3 वजूहात थी। पहली वजह ये है कि इन्फिनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। जब इन्फिनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया तो टोटल एनर्जी भी इन्फिनिट हो गई। और दूसरी बात इक्विपार्टीशन थ्योरम जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो इन 2 चीज़ों की वजह से ऐसा हुआ। और उसके अलावा एक थर्ड चीज़ भी है, और वो ये है कि जो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वो इंक्रीज़ करता है फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि अगर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करेगी ना, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्रीज़ करेगा। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो क्यूब है ना बेसिकली वो, उसके अंदर जो वेव्स हैं वो 2D के अंदर नहीं है, बल्कि वो वेव्स जो हैं वो 3D के अंदर है। तो 3D के अंदर जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज़ कर देते हैं। ऐसे ये आपको यहाँ पे एक एग्जांपल नज़र आएगी। ये आपको विज़िबल होगा। सो या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक वेव थी जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्रस्ट एंड ट्रफ था, एक इस तरह की स्टेशनरी वेव है, ठीक है। सो अगर आप 3D में देखें तो आप इसे एक तरीके से ही बना सकते हैं 3D के अंदर, ये ऐसे कि एक प्लेट है और ये बेसिकली 2D है, एक प्लेट है और उसके ऊपर वो अप एंड डाउन मोशन कर रही है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक दूसरी तरह की स्टेशनरी वेव आ गई जिसकी फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक उससे ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी, तो इसे आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक ये आप हॉरिज़ॉन्टली अरेंज करें, यानी कि यहाँ पर इसका क्रस्ट हो, यहाँ पर इसका ट्रफ हो, और एक आप ये इसे ज़ेड एक्सिस में अरेंज कर दें। यानी कि आप देख सकते हैं बैक साइड के ऊपर इसका क्रस्ट है और फ्रंट साइड के ऊपर इसका ट्रफ है। तो यहाँ पर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 2, यानी 2 तरीकों से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा कर दी, तो आप इसे फिर 3 तरीकों से अरेंज कर पाएँगे। ये आप देख सकते हैं। अब इनकी भी काफ़ी डिटेल्स हैं। अगर आपके पास 4 फ्रीक्वेंसी होगी 4, तो आप 4 तरीकों से कर पाएँगे। फिर ही बढ़ते जाएँगे। सो जो अब अल्ट्रा वोलेट है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो इतनी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट्ज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी वजह से उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे, और इक्विपार्टीशन थ्योरम के मुताबिक हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिलनी चाहिए। अब जब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिलेगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इतने ज़्यादा हो जाएँगे, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? रिज़ल्टेंटली होगा ये, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो टोटल एनर्जी है वो एक्सप्लोर कर जाएगी, इंटेंसिटी एक्सप्लोर कर जाएगी अल्ट्रा वोलेट। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिज़िक्स के अंदर आ गई थी 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब एक फिज़िसिस्ट है मैक्स प्लैंक, ठीक है। अब जब ये स्टूडेंट थे ना तो इन्होंने अपने टीचर से कहा कि मैं फिज़िसिस्ट बनना चाहता हूँ। तो इनके टीचर ने कहा था, जो खुद भी फिज़िसिस्ट थे, कि फिज़िसिस्ट बोल। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स के अंदर सब कुछ डिस्कवर हो चुका है। क्योंकि उस वक़्त हमें ऐसे ही लगता था कि अब हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया, हम न्यूटन के लॉ से सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन ये फिर भी अपना टाइम ज़ाया करके फिज़िसिस्ट बन गए थे, ठीक है। और जब ये अपना टाइम ज़ाया करके फिज़िसिस्ट बने, तो इन्होंने बहुत अच्छी प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन उठा लिया, यही वाली प्रॉब्लम। उस वक़्त फिज़िक्स के अंदर ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और इन्होंने अपने इतने ज़्यादा साल, कोई 5-6 साल ना, इसके ऊपर सोचते बहुत ज़्यादा मेहनत की कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इनको सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने ना मैथ के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन हम मैथ में नहीं जाएँगे क्योंकि हम इसे इंट्यूटिवली करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है कि इसकी वजह क्या है, ऐसा हो पर रहा है। इसकी 3 वजह हैं। पहली बात तो एनर्जी इन्फिनिट हो जाती है, बट वो वेव्स इन्फिनिट है, ठीक है, फिर आ गया। किसी कहते हैं वेग चलो क्या रियो फ्रीडम ज़्यादा होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 2D वाली बात। और तीसरी बताया इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम के मुताबिक हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिल जाती है। तो अगर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी ना मिले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ? हाँ, सिर्फ़ यही एक तरीका है जिससे कि ये चीज़ पॉसिबल है। ये देखें, ये प्रिडिक्ट किया है क्लासिकल फिज़िक्स ने इक्विपार्टीशन थ्योरम के मुताबिक, और ये है रियलिटी, व्हाइट लाइन, ठीक है। सो आप यहाँ पर ना देख सकते हैं कि जब वेवलेंथ ज़्यादा थी ना, यानी फ्रीक्वेंसी जब कम थी, तो तब डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 5 थे। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 हो गई। फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हुई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 100 हो गई। इस तरह 1000, 10,000। अब ये एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ई नॉट, ई नॉट क्या था? एवरेज एनर्जी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर 5 ई नॉट, यहाँ पर 10 ई नॉट, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होते जा रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है, और ये एक्सप्लोड कर गया। अगर हम यहाँ पर ऐसा करें कि हम इस ई नोट किसी नंबर से डिवाइड कर दें, ये ऐसे कि हम पहली बार जो ई नोट है उसे बहुत छोटे से नंबर से डिवाइड करें, अगला ई नोट है उसे बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करें, ताकि ये जो टोटल आंसर है वो नीचे आता रहे, नीचे रियलिटी के करीब करीब आता रहे। और जैसे जैसे ई नोट हम फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होते थे ना, तो ई नोट को हम और बड़े नंबर से डिवाइड करें। जैसे यहाँ पे हमने ई नोट को 5 से डिवाइड कर दिया, सो 100 डिवाइडेड बाय 5 20 हो जाएगा, और ये रियलिटी से मैच कर देगा। 1000 के ऊपर अगर हमारी फ्रीक्वेंसी चली गई है, 1000 के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम चले गए हैं,
तो हम ई नोड को 10 से डिवाइड करते हैं। ई नोड अगेन बेसिकली था क्या, एवरेज एनर्जी, ठीक है, एवरेज एनर्जी जो हर वेव लेंथ को मिल रही है, तो हम रियलिटी के करीब जा सकते हैं। ये था मैथ्स प्लैंक का मैथमेटिकल सोल्यूशन कि इनको डिवाइड कर दो। लेकिन अब आप इसकी क्या बेसिक बताओगे, क्यों डिवाइड करो भाई, ठीक है, एवरेज एनर्जी तो हर एक के पास इक्वल ही होनी है ना। जैसे कि अभी हमने पहले पीछे देखा था इक्विपार्टीशन थ्योरम के मुताबिक कि एवरेज एनर्जी तो इक्वल रहती है। ऐसा क्यों होगा कि आपने एक बार कॉइन टॉस किया है, यानी आपने 1 ट्रिलियन टाइम्स कॉइन टॉस किया है, तो उसके अंदर से 90% बाहर आपके पास हेड आ गया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इक्विपार्टीशन थ्योरम फॉलो होता है। तो यहाँ पर इस पूरी डिस्कशन की ना सबसे मेन पॉइंट आना, यही पर वो मेन पॉइंट है जिससे ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई है, और ये बहुत ज़्यादा सुनने की चीज़ है। आप यहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा बॉल्स देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इस हर बॉल के पास ना एनर्जी है, और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पर आप ऊपर वाली बॉल्स को देखें ना, तो इनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि नीचे वाली के पास बहुत ज़्यादा कम है। सो हम एवरेज निकाल सकते हैं ई नोड कि एवरेज बॉल के पास ई नोड एनर्जी होगी, ठीक है। इसी तरह हमने वेव्स के साथ भी किया कि ये जो वेव्स हैं ये कम एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं, ये उससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं। सो एवरेज एनर्जी जो हर वेव के पास है वो ई नोड है, ठीक है। एवरेज एनर्जी हर वेव के पास ई नोड है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना यहाँ पर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं ये स्लैब्स, हाँ ठीक। यहाँ पर हम ये स्लैब्स ऐड कर देते हैं। हम हर लेयर के ऊपर ना एक स्लैब ऐड करते हैं, और टिल द एंड हम ये ऐड करते जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब सपोज कर लें कि मैं इस वीडियो को ना स्टार्ट कर देता हूँ, ये वीडियो नहीं है, यानी इस सिमुलेशन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये होगा बेसिकली वो जो सारे अपनी पोजीशन पर थे ना पिछली पोजीशन से, वो उस पोजीशन से नीचे को गिर जाएंगे, ठीक है, और इन स्लैब्स के ऊपर गिर जाएंगे। अब जब वो इन स्लैब्स के ऊपर गिरेंगे ना, तो आप देखें ये जो सबसे ऊपर वाली बॉल थी, सबसे ऊपर वाली बॉल वो पहले ज़्यादा ऊपर थी, अब वो थोड़ा नीचे आ गई है। उसके नीचे लेयर वाली पहले ज़्यादा ऊपर थी, अब वो थोड़ा नीचे आ गई है, वो स्लैब के लेवल पर आ गई है। इसी तरह बाकी सारी बॉल भी थोड़ा थोड़ा नीचे आई हैं। अब जब सारी बॉल थोड़ा थोड़ा नीचे आई हैं, तो टोटल एनर्जी क्या हुई है, कम। जब टोटल एनर्जी कम हुई है, तो एवरेज एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। ये बेसिक चीज़ है। शायद अब आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हो। मैंने पीछे आपको कहा था कि हमने ई नोड को कम करना है, एवरेज एनर्जी को कम करना है, और उसके लिए हमें कोई मेथड चाहिए, तो हमने डिवाइड किया। लेकिन हमने इसे इसकी फिजिकल रीज़न नहीं बताई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों डिवाइड करें। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा कि हम यहाँ पर क्वांटाइजेशन कर देंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि हम कंटिन्यूस एनर्जी नहीं सपोज करेंगे। हम ये नहीं सपोज करेंगे कि कंटिन्यूसली वो किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। हम ये सपोज कर लेंगे कि या तो वो स्लैब 1 पे होगा, या वो स्लैब 2 पे होगा, या स्लैब 3 पे होगा, इनके दरमियान वो कहीं नहीं हो सकता। जैसे ही हमने क्वांटाइजेशन की, टोटल एनर्जी होगी कम। अब यहाँ पर आप स्लैब का साइज़ देख रहे हैं, बहुत छोटा है। यहाँ पर एक और मजे की चीज़ दिखाता हूँ। आपने स्लैब का साइज़ बड़ा करना है, पहले छोटा था, बड़ा करना है। अब जब आपने स्लैब का साइज़ बड़ा किया ना, तो अब आप यहाँ पर देखना, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, वो जो बॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे को गिर गई हैं। जो सबसे ऊपर वाली बॉल थी, वो पिछली बार थोड़ा सा नीचे आई थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। इस तरह बाकी सारी बॉल्स भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं, क्योंकि आपने उन्हें ऑप्शंस कम दे दिए ना। आपने उन्हें कहा या तो स्लैब 1 में आओ या स्लैब 2 में आओ, इनके दरमियान कहीं आ नहीं सकते। अब स्लैब 1 और स्लैब 2 में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई हैं, ठीक है। इस तरह अब जो हमने जब अपने क्वांटा को बढ़ा दिया है, क्वांटा का मतलब ये है कि अपनी स्लैब के लेवल को बढ़ा किया है, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आई है, जिसकी वजह से एवरेज एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी। अब आप स्लैब के साइज़ को और ज़्यादा बड़ा करते हो। अब जब आप और ज़्यादा बड़ा करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा नीचे को गिर गई है, ठीक है? जिसकी वजह से टोटल एनर्जी कम हुई है और एवरेज एनर्जी भी कम हो गई है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम क्वांटा के साइज़ को बढ़ाएँ, यानी कि स्लैब के लेवल को बढ़ाएँ, तो एनर्जी को कम किया जा सकता है, ठीक है? बेसिकली ये स्लैब क्या थी? अब मैं आपको वेव के लिहाज़ से बताता हूँ ये स्लैब क्या थी। और ये जो स्लैब थी ना, ये बेसिकली ये है कि आपके पास या तो वेव हो सकती है 1 एम्पलीट्यूड की, या आपके पास वेव हो सकती है 2 एम्पलीट्यूड की। 1.2 एम्पलीट्यूड की वेव नहीं हो सकती। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि या तो आपके पास होगा लेवल 1 की पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आपके पास होगी लेवल 2 की पोटेंशियल एनर्जी। लेवल 1.5 की पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। इसी तरह वेव्स के साथ भी होगा कि या तो आपके पास 1 एम्पलीट्यूड की वेव होगी, या आपके पास 2 एम्पलीट्यूड की वेव होगी, या 3 की होगी। इनके दरमियान में कुछ नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करेंगे, तो जो ई नोड है ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है? जब ई नोड कम होगा, तो ये ग्राफ बैलेंस होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वो चीज़ ये है कि क्वांटा को आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वांटा मैंने बड़ा रखा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हुई, क्वांटा मैंने छोटा रखा तो एनर्जी थोड़ी सी कम हुई। इसी तरह यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। ये 10,000 के लिए मुझे क्वांटा बड़ा रखना पड़ेगा ताकि एनर्जी ज़्यादा कम हो, और ये वाले पॉइंट के लिए 10 के लिए मुझे क्वांटा कम रखना पड़ेगा, जो कि एनर्जी कम हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर असल आंसर आता है
ठीक है। और वो ये है कि क्वांटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो 1000 ई वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो 1000 ई वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो ज़रूरी है कि इसके साथ जो क्वांटा हो, यानी कि इसके जो लेवल्स हों, कि या तो ये लेवल 1 में आएगा या ये लेवल 2 की वेव होगी। इसके दरमियान की एम्पलीट्यूड की वेव नहीं हो सकती, वो भी बहुत ज़्यादा लेवल हो, ताकि इसकी जो वेव है उसकी एनर्जी ज़्यादा कम हो। वेव की एनर्जी ज़्यादा कम होगी तो ये बैलेंस कर पाएगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे ये 5 ई वाले की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है यानी फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इसका क्वांटा स्मॉल हो। बेसिकली हमने फिर यही कर दिया कि हमने एक इक्वेशन बनाई, हमने नहीं उसने बनाई थी, मैक्स प्लैंक ने एक इक्वेशन बनाई थी, ई इज इक्वल टू एच है। ई यहाँ पर क्वांटा है, ठीक है। ये जो क्वांटा है ना, वो बराबर होगा एच मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी के, यानी फ्रीक्वेंसी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्वांटा भी ज़्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्वांटा भी कम हो जाएगा। क्वांटा बेसिकली वही लेवल है। यहीं से भी निकला था लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आगे की बात है। लाइट फोटोन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये किस बात को ज़ाहिर कर रहा है? ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि जो लाइट है वो कंटिन्यूस नहीं है, या कोई भी रेडिएशन है वो कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस होती तो वो 1 भी हो सकती है, वो 1.1 भी हो सकती है। इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास 2 ग्लास हैं। एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है और एक ग्लास खाली है। अब अगर आप एक ग्लास से दूसरे ग्लास के अंदर पानी डालते हैं तो आप जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें, 1 आएगा, फिर 1.1 लीटर हो जाएगा, 1.2 लीटर हो जाएगा। इस तरह आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दूसरी तरफ पानी ना हो, बल्कि आपके पास उसके आइस क्यूब्स हों, तो अब आप क्या करेंगे? आप सिर्फ़ पहला एक आइस क्यूब डालेंगे या फिर आप दूसरा डालेंगे, या आप 3 डाल सकते हैं। आप 1.5 आइस क्यूब नहीं डाल सकते, या तो 1 या तो 2 या तो 3। लेकिन जब पानी कंटीन्यूअस था, यानी आइस क्यूब की फ़ॉर्म में नहीं था, तो आपके पास ऑप्शन थी, आप 1.1 कर लें, 1.2 कर लें, बहुत थोड़ा-थोड़ा करके डालें, जैसे मर्ज़ी डालें। लेकिन आइस क्यूब के ऑप्शन में आप सिर्फ़ एक-एक करके डाल पाएँगे, 1, 2, 3। बेसिकली यहाँ पर भी यही हो रहा है। पहले हमने कहा था कि लाइट कंटीन्यूअस है, तभी तो वो ऐसे एनर्जी दी जा रही थी जितनी मर्ज़ी कर रही थी। लेकिन अब हमने कह दिया है कि लाइट कंटीन्यूअस नहीं है, बल्कि वो पैकेट्स की फ़ॉर्म में आती है। उसके पास स्पेसिफिक एनर्जी होती है, या तो उसके पास एनर्जी होगी 1 जूल, या एनर्जी होगी 2 जूल, या होगी 3 जूल, 2.5 जूल नहीं हो सकता। सो अब मैक्स प्लैंक को तो इसकी फिज़िकल सिग्निफिकेंस समझ नहीं आई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने इसकी फिज़िकल सिग्निफिकेंस फाइंड कर ली थी। उसने ये बात प्रपोज़ की कि हो सकता है कि लाइट जो है वो फोटॉन्स की फ़ॉर्म में आती हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको आइस क्यूब की एग्ज़ाम्पल दी है वाटर के केस के अंदर, तो आइंस्टाइन ने भी इसी तरह एग्ज़ाम्पल दी कि फोटोन आता हो सकता है। यानी कि 1 फोटोन होगा या 2 फोटोन होंगे। ऐसा तो नहीं ना कि 1.5 फोटोन है, लेकिन अगर वेव हो तो उसे तो हम जितना मर्ज़ी काट-काट के कर सकते हैं, वो कंटीन्यूअस है। तो यहाँ से बेसिकली बर्थ हुई थी क्वांटम फिज़िक्स की। क्वांटम फिज़िक्स यही है कि क्वांटम फिज़िक्स के अंदर हम ये सपोज़ करते हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज़्ड है। यानी कि एनर्जी कंटीन्यूअस नहीं है, या एनर्जी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, इस तरह होगी, ठीक है। सो बेसिकली दैट वाज़ द हाउ क्वांटम फिज़िक्स वाज़ बोर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ तक आपको समझ आई है? जी। That was the basic goal of the session, to explain how the quantum mechanics was born. Quantum mechanics was simply born because of the quantization and because of the problem of ultraviolet catastrophe. And to solve it, we made quantum physics. और आज quantum physics बहुत आगे जा रही है। ओके, ठीक है। अब हम दूसरे गोल के ऊपर आते हैं, क्वांटम जो इस सेशन का दूसरा गोल था, और वो बेसिकली है आपको इंट्रोड्यूस करवाना क्वांटारेक्स से। सो तो कोई पहले से जानता है क्वांटारेक्स के बारे में? अगर जानते हैं तो हैंड रेज़ करें। ओके, सो मतलब क्वांटारेक्स बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद ये है कि क्वांटम फिजिक्स को प्रमोट किया जाए पीयर टू पीयर लर्निंग के थ्रू। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वही दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करें क्वांटम फिजिक्स को लर्न करने में, और वो आपस में डिस्कशंस करें, डिस्कशंस के थ्रू लर्निंग करें और रिसर्च करें क्वांटम फिजिक्स की। दैट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ क्वांटारेक्स। और अभी के टाइम पर ना ये एज़ इनकी वेबसाइट भी है, और डिस्कॉर्ड सर्वर के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है। इनकी जो मेन एक्टिविटीज़ है ना, वो इस वक़्त होती हैं डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। और डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर ऐसे होती हैं कि डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर ना डिफरेंट चैनल्स होते हैं। डिस्कॉर्ड एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर एक सर्वर है क्वांटारेक्स का, उसके अंदर डिफरेंट चैनल्स हैं। अब हर चैनल के अंदर ना आप लोग डिफरेंट डिस्कशन कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से मुतल्लिक। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई आइडिया है, कोई थ्योरी है, कोई थॉट्स हैं, या कोई आपने कोई चीज़ पूछनी है, क्वेश्चन है, या वैसे ही कोई बात करनी है क्वांटम फिजिक्स से वाले से, सो वो आप उनके चैनल्स के अंदर बात कर सकते हैं। और
बेसिकली ये क्वांटार एक्स है इसका बेसिक पर्पस, और ये ना डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी अनाउंस करते हैं, जैसा कि इस वक्त क्वांटार एक्स का चलेगा क्वांटम गिल्ड सिस्टम। क्वांटम गिल्ड सिस्टम ये है कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको सीक्रेट सोसाइटी का बताना था वो बेसिकली ये क्वांटम गिल्ड सिस्टम ही है। तो ये ना बेसिकली एक गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस है क्वांटम फिजिक्स को सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्वांटम फिजिक्स सीखने की कोशिश करते होंगे, आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे, रिसर्चेस वगैरह पढ़ते होंगे, लेकिन आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उसके अंदर आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस, मेजरमेंट के क्वेश्चंस के मेजरमेंट डिस्ट्रॉय कैसे कर देती है डाटा को, ये सब या अनसर्टेनिटी को। सो इस तरह के ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अक्सर वीडियोस वगैरह देखकर समझ नहीं आते, ठीक है? तो उन्हीं को इन्हीं चीज़ों से टैकल करने के लिए क्वांटारेक्स को बनाया गया है कि जो पीयर्स हैं उनको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो एक दूसरे से डिस्कशन के थ्रू सीखें, और इसी के तहत एक क्वांटम गिल्ड सिस्टम है। और क्वांटम गिल्ड सिस्टम बेसिकली ऐसा है कि एक गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस है। सी क्वांटारेक्स गिल्ड सिस्टम जो है ना वो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट ट्राई बेस्ड गेमिफाइड लर्निंग एनवायरनमेंट है क्वांटम फिजिक्स को सीखने के लिए। इसके अंदर होता ये है कि इसके अंदर ना बेसिकली 4 गिल्ड्स हैं, या आप इन्हें कह लें 4 ट्राइब, एक है इंटरप्रेटर्स का, एक है एप्लीकेशनलिस्ट का, और एक है कंप्यूटेशनलिस्ट का। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा माइंडसेट हो सकता है कि मैंने मैथ के थ्रू क्वांटम फिजिक्स को सीखना है, या मैं मैथ के थ्रू क्वांटम फिजिक्स को करना मुझे अच्छा लगता है इक्वेशंस वगैरह के थ्रू, तो मैं फॉर्मलिस्ट वाला ट्राइब ज्वाइन कर सकता हूँ। अब जब मैं फॉर्मलिस्ट वाला ट्राइब ज्वाइन करूँगा ना, सो हर मंथ ना एक खास थीम होगा। फॉर एग्जांपल एक मंथ में थीम हो सकता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, तो हर वीक के अंदर उस थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आया करेंगे, प्रॉब्लम्स आया करेंगे, चैलेंजेस आया करेंगे और मिस्ट्रीज आया करेंगे। अब जो मेरी पूरी टीम है ना, फॉर्मलिस्ट के अंदर सिर्फ मैं नहीं हूँगा, बल्कि इस ट्राइब के अंदर, इस गिल्ड के अंदर बाकी सारे लोग भी होंगे। मैं उन सबके साथ मिलके कोलैबोरेट करूँगा अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? उनके साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और जब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा ना, तो मुझे कुछ करेंसी मिलेगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे रियल में हमारे पास होता है ना पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीज़ या डॉलर्स या इंडियन रुपीज़, इसी तरह इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर भी एक करेंसी है, और वो करेंसी मुझे तब मिलेगी जब मैं कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करूँगा, चैलेंज वगैरह सॉल्व करूँगा। अब जब मेरे पास वो करेंसी कलेक्ट होती जाएगी ना, तो उसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि उस करेंसी की वजह से मेरी लीडर बोर्ड के अंदर रैंकिंग होगी। जैसे आपने गेम के अंदर देखी होगी रैंकिंग, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पबजी के अंदर ये बंदा फर्स्ट पे रैंकर है, ये सेकंड पे रैंकर है। उसी तरह इसके अंदर रैंकिंग होगी कि जो फरीद है उसका रैंक है 10th, इस तरह सुबहान का रैंक है सेकंड, इस तरह ये रैंकिंग सिस्टम होगा। और दूसरी चीज़ ये होगी करेंसी से जो आप कर सकते हैं वो है आप चीज़ें खरीद सकेंगे। यानी कि बेसिकली ना बैजेस बनाएँगे इसके अंदर। बैजेस ये होते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर ना रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्चर का रोल, कंप्यूटेशनलिस्ट का रोल, इस तरह रोल्स होते हैं। तो जब आप वो करेंसी अर्न करेंगे तो आप उनसे वो रोल्स खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप क्वांटम फिजिक्स के लिए कुछ स्पेशल रिसोर्सेज वगैरह भी खरीद सकते हैं, जो कि वैसे आपको पैसे दे के खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन इस करेंसी के थ्रू आप उसे फ्री में खरीद सकते हैं। और उसके अलावा इंटरप्रेटर्स का गिल्ड है, एप्लीकेशनिस्ट का गिल्ड है, कंप्यूटेशनलिस्ट का गिल्ड है। अब मैं आपके साथ ना ये पोस्ट शेयर कर दूँगा, इसके अंदर हर गिल्ड के बारे में डिटेल्स लिखी हैं, और मैं आप लोगों को हाईली एनकरेज करूँगा कि आप लोग इसे जॉइन करें, क्योंकि इससे आपको क्वांटम फिजिक्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगी। इसके अलावा ना पूरे गिल्ड का जो है वो भी एक रैंकिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर फॉर्मलिस्ट गिल्ड के अंदर है ना आप, सो जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके स्कोर आपके गिल्ड को भी मिलेंगे। तो इससे आपका आपके गिल्ड की रैंक कितनी इम्प्रूव हो, और एंड ऑफ द मंथ हमने यही देखना होता है कि कौन-सा गिल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक का है। तो ये आप लोग बेसिकली ऐसे ही है कि आप लोग अपने ट्राइब को चला रहे हैं और यहाँ पर अंदर सारा सिस्टम है ताकि वहाँ पे देखते हैं। ओके, सो दैट वाज़ द मीटिंग। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर द सेशन।